झारखंड लोक सेवा आयोग का जो मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारतीय इतिहास एक प्रमुख भूमिका निभाता है समान अध्ययन के प्रश्न पत्र में, जिसमें आपका भारतीय इतिहास है। और भारतीय इतिहास जो है प्राचीन भारत हम लोग पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत में हम लोग मौर्य काल के बारे में, मौर्यों का राजनीतिक विस्तार, सीमा चिन्ह विस्तार कितना हुआ, मौर्यों का धर्म क्या था, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कलिंग युद्ध और कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। आज अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध और कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, वह हम चैप्टर पढ़ेंगे। या मौर्य वंश के इतिहास में कलिंग युद्ध का कारण और परिणाम, आज हमारा ये टॉपिक है। ठीक, जो आपके झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध और उसका प्रभाव, हम इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन, कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक अपने 13वें शिलाभिलेख में करता है। कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन, कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक अपने 13वें शिलाभिलेख में करता है। कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक अपने 13वें शिलाभिलेख में करता है। कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक अपने 13वें शिलाभिलेख में करता है। कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक अपने 13वें शिलाभिलेख में करता है। कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन, कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक अपने 13वें शिलाभिलेख में करता है। इस युद्ध में के अनेक कारण प्रतीत होते हैं। इस युद्ध के अनेक कारण प्रतीत होते हैं। कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक अपने 13वें शिलाभिलेख में करता है। कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक अपने 13वें शिलाभिलेख में करता है। कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक अपने 13वें शिलाभिलेख में करता है। इस युद्ध के अनेक कारण प्रतीत होते हैं। 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 कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक अपने 13वें शिलाभिलेख में करता है। कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक अपने 13वें शिलाभिलेख में करता है। कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक अपने 13वें शिलाभिलेख में करता है। कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक अपने 13वें शिलाभिलेख में करता है। इस युद्ध के अनेक कारण प्रतीत होते हैं। इस युद्ध के अनेक कारण प्रतीत होते हैं। संभवतः नंद वंश के पतन के पश्चात, नंद वंश के पतन के पश्चात कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। संभवतः नंद वंश के पतन के पश्चात, नंद वंश के पतन के पश्चात कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक अपने 13वें शिलाभिलेख में करता है। इस युद्ध के अनेक कारण प्रतीत होते हैं। संभवतः नंद वंश के पतन के पश्चात कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। कलिंग एक शक्तिशाली और संपन्न राज्य था। कलिंग एक शक्तिशाली और संपन्न राज्य था। इसका विस्तार उत्तर में वैतरणी नदी से लेकर, कलिंग एक शक्तिशाली और संपन्न राज्य था। कलिंग एक शक्तिशाली और संपन्न राज्य था। कलिंग एक शक्तिशाली और संपन्न राज्य था। इसका विस्तार उत्तर में वैतरणी नदी से लेकर पश्चिम में अमरकंटक और दक्षिण में महनगिरी पर्वत तक था। कलिंग एक शक्तिशाली और संपन्न राज्य था। इसका विस्तार उत्तर में वैतरणी नदी से लेकर पश्चिम में अमरकंटक और दक्षिण में महनगिरी पर्वत तक था। यह राज्य हाथी दांत और हाथियों के लिए विख्यात था। कलिंग राज्य हाथी दांत और हाथियों के लिए विख्यात था। मेगास्थनीज इस बात की पुष्टि करता है कि उसके समय में कलिंग का राज्य एक स्वतंत्र राज्य था। मेगास्थनीज ईरानी आती मेगास्थनीज इस बात की पुष्टि करता है कि उसके समय में कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। मेगास्थनीज इस बात की पुष्टि करता है कि उसके समय में कलिंग का राज्य एक स्वतंत्र राज्य था। इसकी सैनिक शक्ति अत्यधिक बढ़ी चढ़ी थी। इसकी सैनिक शक्ति अत्यधिक बढ़ी चढ़ी थी। प्लिनी के अनुसार कलिंग की सेना में 60,000 पैदल सैनिक, प्लिनी के अनुसार कलिंग की सेना में 60,000 पैदल सैनिक, प्लिनी के अनुसार कलिंग की सेना में 60,000 पैदल सैनिक, 1,000 घुड़सवार सेना और 7,000 हाथी थे। 1,000 घुड़सवार सेना और 7,000 हाथी थे। प्लिनी के अनुसार कलिंग की सेना में 60,000 पैदल सैनिक, 1,000 घुड़सवार सेना और 7,000 हाथी थे। अशोक के समय में कलिंग की सेना और अधिक शक्तिशाली रही होगी। अशोक के समय में कलिंग की सेना और अधिक शक्तिशाली रही होगी। अशोक के समय में कलिंग की सेना और अधिक शक्तिशाली रही होगी। अशोक के समय में कलिंग की सेना और अधिक शक्तिशाली रही होगी। अशोक जैसे चक्रवर्ती सम्राट के लिए अपने पड़ोस में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य का अस्तित्व सहन करना कठिन था। अशोक जैसे चक्रवर्ती सम्राट के लिए
चक्रवर्ती सम्राट के लिए अपने पड़ोस में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य का अस्तित्व सहन करना कठिन था। मगध की सुरक्षा के लिए कलिंग पर नियंत्रण करना आवश्यक था। मगध की सुरक्षा के लिए कलिंग पर नियंत्रण करना आवश्यक था। कलिंग विजय का संभवतः दूसरा कारण यह था कि अशोक कलिंग पर अधिकार कर दक्षिण भारत से सीधा संपर्क कायम करना चाहता था। कलिंग विजय का संभवतः दूसरा कारण यह था कि अशोक कलिंग पर अधिकार कर दक्षिण भारत से सीधा संपर्क कायम करना चाहता था। कलिंग विजय का दूसरा कारण यह था कि अशोक कलिंग पर अधिकार कर दक्षिण भारत से सीधा संपर्क कायम करना चाहता था। यह तभी संभव था जब मौर्यों का नियंत्रण कलिंग होकर दक्षिण जाने वाले स्थल और सामुद्रिक मार्ग पर ही यह तभी संभव था जब मौर्यों का नियंत्रण कलिंग होकर दक्षिण जाने वाले स्थल और सामुद्रिक मार्ग पर हो। व्यापार की प्रगति के लिए भी आवश्यक था। कलिंग का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से संबंध था। इस पर अधिकार होने से पूर्वी समुद्री व्यापार पर मौर्यों का नियंत्रण स्थापित होता। प्रसिद्ध विद्वान आरसी भंडारकर के अनुसार अशोक ने कलिंग पर इसलिए भी चढ़ाई की क्योंकि कलिंग के शासक ने बिंदुसार के समय में मगध के विरुद्ध दक्षिण में चोल एवं पांड्य राजाओं की सहायता की थी। प्रसिद्ध विद्वान आरसी भंडारकर के अनुसार अशोक ने कलिंग पर इसलिए चढ़ाई की थी कि कलिंग के शासक ने बिंदुसार के समय में मगध के विरुद्ध दक्षिण में चोल एवं पांड्य राजाओं की सहायता की थी। लेकिन इस तरह की पुष्टि के लिए स्पष्ट प्रमाण नहीं है। लेकिन इस तरह की पुष्टि के लिए स्पष्ट प्रमाण नहीं है। अशोक के समक्ष कलिंग विजय के दो स्पष्ट उद्देश्य प्रतीत होते हैं। अशोक के समक्ष कलिंग विजय के दो स्पष्ट उद्देश्य प्रतीत होते हैं। पहला, एक नजदीकी स्वतंत्र राज्य को अपनी सत्ता मानने को बाध्य करना। अशोक के समक्ष कलिंग विजय के दो स्पष्ट उद्देश्य प्रतीत होते हैं। पहला, एक नजदीकी स्वतंत्र राष्ट्र को अपनी सत्ता मानने को बाध्य करना। और दूसरा, मौर्य साम्राज्य के आर्थिक हितों की सुरक्षा करना। दूसरा मौर्य साम्राज्य के आर्थिक हितों की सुरक्षा करना। अतः अशोक ने कलिंग विजय का योजना बनाया। यह है कलिंग विजय के कारण। ठीक, हम इसको फिर से एक बार बोल देते हैं। कलिंग विजय का कारण क्या था? कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक अपने 13वें शिलाभिलेख में करता है। इस युद्ध में अनेक कारण प्रतीत होते हैं। संभवतः नंद वंश के पतन के पश्चात कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। कलिंग एक शक्तिशाली और संपन्न राज्य था। इसका विस्तार उत्तर में बैतरणी नदी से लेकर पश्चिम में अमरकंटक और दक्षिण में महेंद्रगिरी पर्वत तक था। यह राज्य हाथी दांत और हाथियों के लिए विख्यात था। मेगास्थनीज इस बात की पुष्टि करता है कि उसके समय में कलिंग का राज्य एक स्वतंत्र राज्य था। इसकी सैनिक शक्ति अत्यधिक बढ़ी चढ़ी थी। प्लिनी के अनुसार कलिंग की सेना में 60,000 पैदल सैनिक, 1,000 घुड़सवार सेना और 7,000 हाथी थे। अशोक के समय में कलिंग की सेना और अधिक शक्तिशाली रही होगी। अशोक जैसे चक्रवर्ती सम्राट के लिए अपने पड़ोस में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राष्ट्र का अस्तित्व कायम करना कठिन था। मगध की सुरक्षा के लिए कलिंग पर नियंत्रण करना आवश्यक था।
कलिंग विजय का संभवतः दूसरा कारण यह था कि अशोक कलिंग पर अधिकार कर दक्षिण भारत से सीधा संपर्क कायम करना चाहता था। यह तभी संभव था जब मौर्यों का नियंत्रण कलिंग होकर दक्षिण जाने वाले स्थल और सामुद्रिक मार्ग पर हो। व्यापार की प्रगति के लिए भी आवश्यक था। कलिंग का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से संबंध था। इस पर अधिकार होने से पूर्वी समुद्री व्यापार पर मौर्यों का नियंत्रण स्थापित होता। प्रसिद्ध विद्वान आरजी भंडारकर के अनुसार अशोक ने कलिंग पर इसलिए चढ़ाई की कि कलिंग के शासक ने बिंदुसार के समय में मगध के विरुद्ध दक्षिण में चोल एवं पांडे राजाओं की सहायता की थी, लेकिन इस तरह की पुष्टि के लिए स्पष्ट प्रमाण नहीं है। अशोक के समक्ष कलिंग विजय के दो स्पष्ट उद्देश्य प्रतीत होते हैं। पहला, एक नजदीकी स्वतंत्र राष्ट्र का राज्य को अपनी सत्ता मानने को बाध्य करना, और दूसरा मौर्य साम्राज्य के आर्थिक हितों की सुरक्षा करना। अतः अशोक ने कलिंग विजय की योजना बनाया। ये आपको लिखना है कलिंग विजय के कारण में। अब लिखना है कलिंग विजय का मतलब कोर्स क्या था, कैसे हुआ था, उसको थोड़ा सा लिखना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कलिंग युद्ध का वर्णन स्वयं अशोक ने किया था। कलिंग युद्ध का वर्णन स्वयं अशोक ने किया है। कलिंग युद्ध का वर्णन स्वयं अशोक ने किया है। 13वें शिलालेख से स्पष्ट होता है, ज्ञात होता है कि 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह एक भीषण युद्ध था। कलिंग युद्ध का वर्णन स्वयं अशोक ने किया है। कलिंग युद्ध का वर्णन स्वयं अशोक ने किया है। 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह एक भीषण युद्ध था जिसमें लाखों लोग मारे गए, घायल हुए और बंदी बनाए गए। कलिंग युद्ध का वर्णन स्वयं अशोक ने किया है। 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह एक भीषण युद्ध था जिसमें लाखों व्यक्ति मारे गए, घायल हुए और बंदी बनाए गए। अंततः कलिंग पर अशोक की विजय हुई। 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 कलिंग मगध साम्राज्य का अंग बन गया। 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 इसका प्रशासन तोसली पुरी में स्थित कलिंग मगध साम्राज्य का अंग बन गया। इसका प्रशासन कलिंग का प्रशासन तोसली या पुरी में स्थित राजकुमार को सुपुर्द कर दिया गया। इसका प्रशासन तोसली या पुरी में स्थित राजकुमार के सुपुर्द कर दिया गया। कलिंग की प्रजा तथा उस राज्य की सीमा पर रहने वाले लोगों के प्रति व्यवहार की जाने वाली नीति को धौली तथा जोगर अभिलेखों में खुदवाया गया है। अंततः कलिंग पर अशोक का विजय हुआ। कलिंग मगध साम्राज्य का अंग बन गया। इसका प्रशासन तोसली में स्थित राजकुमार के सुपुर्द कर दिया। कलिंग की प्रजा तथा उस राज्य की सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए कलिंग की प्रजा तथा उस राज्य की सीमा पर रहने वाले लोगों के प्रति व्यवहार की जाने वाली नीति को धौली तथा जोगन अभिलेखों में खुदवाया गया। धौली तथा जोगन अभिलेखों में खुदवाया गया है। धौली तथा जोगन अभिलेखों में खुदवाया गया है। इसके अनुसार अशोक ने राज्य के अधिकारियों को प्रजा के साथ पुत्रवत एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करने का आदेश दिया था। इसमें अशोक ने राज्य के अधिकारियों को प्रजा के साथ पुत्रवत एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करने का आदेश दिया था। दोनों अभिलेख क्रमशः तोसली तथा समापा के महापात्रों को संबोधित थे। दोनों अभिलेख क्रमशः तोसली तथा समापा के महामात्रों को संबोधित थे। इससे अशोक कहता है कि सभी प्रजा मेरी संतान है। इसमें अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। तो ये आपको यहाँ तक लिखना है कलिंग युद्ध का ये कारण, और कलिंग युद्ध का जो थोड़ा सा मतलब वर्णन जो 13वें शिलालेख में वो क्या कहा है अशोक ने वो लिख देना है। ठीक, फिर से मैं आपको कलिंग युद्ध का थोड़ा सा यहाँ तो जो भी पढ़ाया हूँ एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक अपने 13वें शिलालेख में करता है। इस युद्ध के अनेक कारण प्रतीत होते हैं। संभवतः नंद वंश के पतन के पश्चात कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। कलिंग एक शक्तिशाली और संपन्न राज्य था। इसका विस्तार उत्तर में बैतरणी नदी से लेकर पश्चिम में अमरकंटक और दक्षिण में महेंद्रगिरी पर्वत तक था। यह राज्य हाथी दांत और हाथियों के लिए विख्यात था। मेगास्थनीज इस बात की पुष्टि करता है कि उसके समय में कलिंग का राज्य एक स्वतंत्र राज्य था। इसकी सैनिक शक्ति अत्यधिक बढ़ी चढ़ी थी। प्लिनी के अनुसार कलिंग की सेना में 60,000 पैदल सैनिक, 1,000 घुड़सवार सेना और 7,000 हाथी थे। अशोक के समय में कलिंग की सेना और अधिक शक्तिशाली रही होगी। अशोक जैसे चक्रवर्ती सम्राट के लिए अपने पड़ोस में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राष्ट्र का अस्तित्व सहन करना कठिन था। मगध की सुरक्षा के लिए कलिंग पर नियंत्रण करना आवश्यक था। कलिंग विजय का संभवतः दूसरा कारण यह था कि अशोक कलिंग पर अधिकार कर दक्षिण भारत से सीधा संपर्क कायम करना चाहता था। यह तभी संभव था जब मौर्य का नियंत्रण कलिंग होकर दक्षिण जाने वाले स्थल और सामुद्रिक मार्ग पर हो।
व्यापार की प्रगति के लिए आवश्यक था। कलिंग का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से संबंध था। इस पर अधिकार होने से पूर्वी समुद्री व्यापार पर मौर्यों का नियंत्रण स्थापित होता। प्रसिद्ध विद्वान आर.सी. भंडारकर के अनुसार अशोक ने कलिंग पर इसलिए चढ़ाई की कि कलिंग के शासक ने बिंदुसार के समय में मगध के विरुद्ध दक्षिण में चोल एवं पांड्य राजाओं की सहायता की थी। लेकिन इस तर्क की पुष्टि के लिए स्पष्ट प्रमाण नहीं है। वस्तुतः अशोक के समक्ष कलिंग विजय के दो स्पष्ट उद्देश्य प्रतीत होते हैं। पहला, एक नजदीकी स्वतंत्र राष्ट्र को अपनी सत्ता मानने को बाध्य करना तथा दूसरा, मौर्य साम्राज्य के आर्थिक हितों की सुरक्षा करना। अतः अशोक ने कलिंग विजय की योजना बनाया। कलिंग युद्ध का वर्णन स्वयं, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, कलिंग युद्ध का वर्णन स्वयं अशोक ने किया है। 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह एक भीषण युद्ध था जिसमें लाखों व्यक्ति मारे गए, घायल हुए और बंदी बनाया गया। अंततः कलिंग पर अशोक की विजय हुई। कलिंग मगध साम्राज्य का अंग बन गया। इसका प्रशासन तोसली या पुरी में स्थित राजकुमार को सुपुर्द कर दिया गया। कलिंग की प्रजा और उस राज की सीमा पर रहने वाले लोगों के प्रति व्यवहार की जाने वाली नीति को धौली तथा जोगर अभिलेखों में खुदवाया गया है। इसमें अशोक ने राज्य के अधिकारियों को प्रजा के साथ पुत्रवत एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करने का आदेश दिया है। दोनों अभिलेख क्रमशः तोसली एवं समापा के महापात्रों को संबोधित थे। इसमें अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। यह है कलिंग युद्ध का कारण क्या है और कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर। अब कलिंग युद्ध का परिणाम आपको लिखना है। अब जो है कलिंग युद्ध का परिणाम हम आपको बता रहे हैं। कलिंग युद्ध का क्या परिणाम पड़ा। तो कलिंग युद्ध का परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण निकले। कलिंग युद्ध का परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण निकले। कलिंग युद्ध का परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण निकले। युद्ध में हुए व्यापक रक्तपात को देखकर युद्ध में हुए कलिंग युद्ध के व्यापक परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम निकले। कलिंग युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम निकले। युद्ध में हुए व्यापक रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। कलिंग युद्ध के परिणाम अत्यंत भयावह निकले, अत्यंत महत्वपूर्ण निकले। युद्ध में हुए व्यापक रक्तपात को देखकर, युद्ध में हुए भीषण रक्तपात या व्यापक रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने शांति और अहिंसा की नीति अपना ली। अशोक ने शांति और अहिंसा की नीति अपना ली तथा हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया। कलिंग युद्ध के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण निकले। युद्ध में हुए व्यापक भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने शांति और अहिंसा की नीति अपना ली। वह हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया। अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक की नीति में यह परिवर्तन उसके बौद्ध के संपर्क में आने से हुआ। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उसकी नीति में यह परिवर्तन बौद्धों के संपर्क में आने से हुआ। परंतु वास्तविकता यह थी कि अशोक का साम्राज्य कलिंग विजय तक अशोक का साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया था। वास्तविकता यह थी कि कलिंग विजय तक अशोक का साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया था कि अब अन्य युद्ध की आवश्यकता नहीं थी और अब अन्य युद्ध की आवश्यकता नहीं थी। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कलिंग युद्ध के परिणाम मौर्य वंश और प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हुए। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कलिंग युद्ध के परिणाम मौर्य वंश और प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कलिंग युद्ध के परिणाम मौर्य वंश और प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कलिंग युद्ध के परिणाम मौर्य वंश और प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इस युद्ध के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एस.सी. राय चौधरी ने ठीक ही लिखा है कि कलिंग की विजय मौर्य तथा भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह साबित हुई। इस घटना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस तथ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एस.सी. राय चौधरी ने ठीक ही लिखा है कि कलिंग की विजय मगध तथा भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है। यह विजय तथा विकास की उस नीति का अंत करती है
यह विजय तथा विकास की उस नीति का अंत करती है। यह विजय तथा विकास की उस नीति का अंत करती है। यह विजय तथा विकास की उस नीति का अंत करती है जिसका आरंभ बिंबिसार अंग देश पर विजय प्राप्त करके किया था। यह विजय तथा विकास की उस नीति का अंत करती है। यह विजय तथा विकास की उस नीति का अंत करती है। यह विजय तथा विकास की उस नीति का अंत करती है जो जिसका आरंभ बिंबिसार ने अंग देश पर विजय प्राप्त करके किया था। जिसका आरंभ बिंबिसार ने अंग देश पर विजय प्राप्त करके किया था। यह एक नए युग का आरंभ करती है। 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 यह युग है शांति का, सामाजिक उन्नति का। यह एक नए युग का आरंभ करती है। यह युग है शांति का, सामाजिक, यह युग है शांति का, सामाजिक उन्नति का। यह युग है शांति का, सामाजिक उन्नति का। यह युग है शांति का, सामाजिक उन्नति का, धार्मिक प्रचार का। यह युग है शांति का, सामाजिक उन्नति का, धार्मिक प्रचार का। यह युग है शांति का, सामाजिक उन्नति का। यह युग है शांति का, सामाजिक उन्नति का, धार्मिक प्रचार का तथा राजनीतिक अवरोध का और सैनिक पतन का। यह युग है शांति का, सामाजिक उन्नति का, धार्मिक प्रचार का तथा राजनीतिक अवरोध का और सैनिक पतन का। सैनिक विजय या दिग्विजय का युग समाप्त हो गया था। सैनिक विजय या दिग्विजय का युग समाप्त हो गया था तथा आध्यात्मिक विजय और धर्म विजय का युग शुरू होने वाला था। इस प्रकार कलिंग विजय अशोक के जीवन का क्रांतिकारी घटना था। इसके दूरगामी और अस्थायी परिणाम निकले। यही आपका कलिंग युद्ध का परिणाम। फिर से मैं एक बार आपको इसको बोल देता हूँ। कलिंग युद्ध के परिणाम अत्यंत ही महत्वपूर्ण निकले। युद्ध में हुए व्यापक रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने शांति और अहिंसा की नीति अपना ली तथा हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया। बौद्धों के अनुसार अशोक की नीति में यह परिवर्तन उसका बौद्ध के संपर्क में आने से हुआ, परंतु वास्तविकता यह थी कि कलिंग विजय तक अशोक का साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया था कि उसे अन्य युद्ध की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी इस तरह से इनकार नहीं किया जा सकता कि कलिंग युद्ध के परिणाम मौर्य वंश और प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इस तरह से तथ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एस.सी. रायचौधरी ने ठीक ही लिखा है कि कलिंग विजय भारत तथा मौर्य तथा भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह हुई है। यह विजय तथा विकास की उस नीति का अंत करती है जिसका आरंभ बिंबिसार अंग देश पर विजय प्राप्त करके किया था। यह एक नए युग का आरंभ करती है। यह युग है शांति का, सामाजिक उन्नति का, धार्मिक प्रचार का तथा राजनीतिक अवरोध का और सैनिक पतन का। सैनिक विजय या धर्म विजय, दिग्विजय का युग समाप्त हो गया था और आध्यात्मिक विजय या धर्म विजय का युग शुरू होने वाला था। इस प्रकार कलिंग विजय अशोक के जीवन की एक क्रांतिकारी घटना थी। इसके दूरगामी और अस्थायी परिणाम निकले। यह हो गया आपका कलिंग युद्ध का परिणाम और कारण और परिणाम। यह आप पूरा याद कर जाइए। झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए यह आपका पाठ्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब मौर्य साम्राज्य पर आपका 2 टॉपिक और बचा हुआ है। कलिंग मौर्यों का विदेश नीति और मौर्य साम्राज्य में जो कला संस्कृति है, ये 2 टॉपिक बचा है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।